अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पंडितों का बड़ा बोलबाला हो गया है और उनकी राजनीति इन दिनों काफ़ी गर्म है। हम इस विषय पर आज बात करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के भीतर 14% ब्राह्मण समाज का वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश के भीतर अब तक 7 मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ब्राह्मण समाज से रहे हैं। मंडल और कमंडल के दौर के पहले ब्राह्मण समाज 23 साल तक मुख्यमंत्री पद पर इस समाज के लोग रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही जागृत समाज है जो राजनीति में कभी कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद, राम मंदिर आंदोलन के बाद और जिस प्रकार से मंडल की राजनीति हुई और फिर ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट नेतृत्व का उभार राजनीति में हुआ, ब्राह्मण समाज बहुत पीछे चला गया। इतना पीछे चला गया है कि आज ये राजनीति में हाशिए पर लग चुका है और जब चुनाव होते हैं तो कैरेट लटका दी जाती है इस समाज के लिए और निकल पड़ते हैं कुछ लोग इस समाज का वोट मांगने। यह समाज दरअसल किसके साथ है? ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी तबका माना जाता है, पर उत्तर प्रदेश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि यहां मुद्दों के आधार पर कम, जातियों के आधार पर चुनाव होते हैं और यह एक कड़वा सच है और हमें इस सच को स्वीकार लेना चाहिए। इस बुद्धिजीवी वर्ग का वोट कभी कांग्रेस के पास था, फिर बीजेपी को गया, फिर बढ़ता चला गया और 2014 से इसने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में इसकी मेजॉरिटी शेयर बीजेपी को ब्राह्मण समाज का जाता है। 2014, 2017, 2019 और कई उपचुनाव, लेकिन 2017 से 22 की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि इस सरकार में बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, सामूहिक नरसंहार हुए, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनको जिंदा जलाया गया, इस समाज के व्यापारी तबके के लोगों को गोलियां मारी गईं, निर्दोष ब्राह्मण समाज के बच्चों का इनकाउंटर हुआ और खुशी दुबे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दमन और ब्राह्मण उत्पीड़न का एक प्रतीक चेहरा बन गई। 2 दिन पहले ब्याह कर आई अमर दुबे की इस बेवा को साल भर से ज्यादा जेल में बेड़ कर रखा गया है, बंद करके रखा गया है, जिसने अपने घर की देहरी न लांगी हो। 2 दिन पहले जो सुहागन बनी हो, विधवा होने के बाद उसको जेल में डालकर रखा गया है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं है। तत्कालीन एसएसपी कानपुर तस्दीक कर चुके थे, खुशी जेल से छूटने वाली थी, फिर लखनऊ से गए एक टेलीफोन ने खुशी दुबे का जीवन खराब कर दिया। खुशी दुबे को क्या जानबूझकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है? क्या खुशी दुबे का उत्पीड़न करके समाज के एक बड़े हिस्से को यह संदेश दिया जा रहा है, चाहे वो महत्वपूर्ण तैनातियां हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज को मिलने वाला राजनीति में हिस्सा हो, या फिर उनकी सामाजिक स्थिति? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण क्या यह तय कर पाया कि वो किसके साथ जाएगा? आप याद करें 2007 से 12 का वो दौर, जिसको 2000 के बाद, सन 2000 के बाद पिछले 20 सालों में ब्राह्मणों ने अपना गोल्डन पीरियड माना था। 2007 से 2012 ड्यूरिंग मायावती रिजीम, मायावती के शासन में। अब मायावती को फिर से लगता है कि ब्राह्मण समाज को वो वापस जोड़ सकती हैं, क्योंकि वो 2014 में जब से गया है छिटक कर, उनसे सम्मान उसने कहीं नहीं पाया है। 2012 सॉरी। अब सतीश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के भ्रमण पर निकले हैं, जहां पर वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने 2006-07 में भी यही करिश्मा किया था और सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा फार्मूला निकला था और मायावती बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटी थी। उत्तर प्रदेश से लेकर अमेरिका तक मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा थी, रिसर्च हुई थी, इस पर किताबें प्रकाशित हुई थी। क्या मायावती को लगता है कि ब्राह्मण समाज उन्हें वापस वोट देगा?
क्या ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा वाकई में सही है? क्या ब्राह्मण समाज ये मानता है कि ये उनकी सरकार नहीं है? क्या इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, उन्हें कुचला, दबाया, परेशान, आतंकित किया जा रहा है? या मौजूदा सरकार का कोई एजेंडा है ब्राह्मणों के खिलाफ? क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्या यह बात भूली जा सकती है कि व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की छाती पर गोली मारने वाला एसपी मणि पाटीलाल पाटीदार आज तक फरार है, पकड़ा तक नहीं गया है। खुशी दुबे जेल में है। 16 साल के प्रभात मिश्रा की छाती पर 10 गोली मारी गई थी इनकाउंटर के नाम पर। यह सब सवाल हैं। लोग भूले नहीं हैं कि रायबरेली के भीतर 5 ब्राह्मण समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया था। विवेक तिवारी एप्पल कंपनी के मैनेजर, उनकी छाती पर गोली मारी गई थी। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो इंगित करती हैं, बताती हैं कि इस समाज में एक संदेश गया है। वो संदेश ये है कि मौजूदा सरकार उनके साथ नहीं है। क्या ये वाकई में ऐसा है? ये जाति आधारित प्रतिशोध कैसे शुरू हुआ? कारण क्या है इसके पीछे? क्या कारण सवर्ण समाज की 2 बड़ी जातियों का टकराव है, या कुछ बड़े नेताओं का अहंकार, या एक जाति विशेष का दमन? मसले बहुत से हैं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने सबसे पहले ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न के मुद्दे को राजनीति में मुख्य केंद्र बिंदु पे लाई। संजय सिंह ने उस पर 14 मुकदमे झेले। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये लगा, और ब्राह्मण समाज में जिस प्रकार से संजय सिंह हाथों हाथ लिए गए, ये लगा समाज के भीतर कि हां, उत्पीड़न जैसी कुछ बात है, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज आया था। शायद बीएसपी और अब समाजवादी पार्टी, जिसने पंच पांडवों की एक कमेटी तैयार कर दी है, जो ब्राह्मण समाज के कार्यों के लिए फील्ड में निकल रही है, और उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस भी यही कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है अभी पता नहीं। तय नहीं हुआ है कि बीजेपी नाराज ब्राह्मणों को कैसे मनाएगी। पर मैं फिर वही सवाल करता हूं, ब्राह्मण नाराज तो है, जाएगा कहां? कुछ लोग कहते हैं बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाता, पर कुछ लोग अतीत की याद भी दिलाते हैं। तो ये चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन आज की डिबेट दिलचस्प है। कुछ बयान सुने आप। की बार जो है ब्राह्मण समाज ने प्रण कर लिया, तय कर लिया है कि वो हर उस जुल्म का जो बदला उससे पिछले 4.5 साल में जुल्म किए गए हैं, जातियां की गई हैं, लोग मारे गए हैं, शूटआउट्स हुए हैं, उसका वो गिन गिन के बदला लेंगे और अब की बार अपनी सरकार बनाएंगे। बहन जी कब नींद से जागेंगी? कब वो जनता के बीच में आएंगी? स्वतः कब प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगी? कब कोविड काल के दौरान जो लाखों लोग जान गंवाए उनके परिवार से कब मिलेंगी? कब बहन जी जनता के सवालों पर सड़क पर दिखेंगी? उत्तर प्रदेश उनसे पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी को जैसे ही चुनाव आ रहा है, दोबारा से ब्राह्मण याद आ रहा है। जितना अत्याचार इनकी सरकार में ब्राह्मणों पे हुआ, जितने एससी एसटी के गलत मुकदमे लगाए गए, वो आज पूरे प्रदेश को, हर वर्ग को, हर समाज को याद है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा हर वर्ग, हर समाज, ब्राह्मण समाज खासकर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। सड़क पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, ऊर्जा पर बात करें, लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है, वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। वो उत्तर प्रदेश के विकास के साथ, उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ेगा और विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। आपने देखा होगा कि 14% का वोट पाने के लिए राजनीतिक दल किस कदर बिलबिला रहे हैं। ये समाज किधर जाएगा ये नहीं पता, लेकिन एक होड़ सी मच गई है। सबको लगता है कि बीजेपी के पाले से इनको खींचकर लाया जा सकता है। तो आज मेरे साथ कार्यक्रम में अमित पुरी बीजेपी से हैं, राहुल त्रिपाठी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, पवन पांडे समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हैं मेरे साथ, और बहुत ही जाना माना नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद कि आप सब ने अपना कीमती वक्त आज के कार्यक्रम के लिए निकाला। पवन पांडे जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, जब आपको ये लगा कि ब्राह्मणों को पटाया जा सकता है, उनका वोट लिया जा सकता है, जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी खामोश क्यों थी?
और आज जब आपको लगता है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, उनका वोट आपको मिल सकता है, तो आप लोग भी हर विधानसभा में और जिले जिले में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस इतने प्रमुख मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 2017 में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर अत्याचार और जुल्म ढाया जा रहा है। और न समाजवादी पार्टी कहीं गायब थी, न समाजवादी पार्टी कभी पीछे थी। समाजवादी पार्टी हमेशा जहां भी कहीं ब्राह्मण समाज के साथ साथ, हम केवल ब्राह्मण की बात नहीं करते, किसी भी जाति बिरादरी पे अत्याचार हुआ तो हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने साथ खड़े होने का काम किया। जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, इनकी इतनी नफरत है ब्राह्मण समाज से कि जो हमारे भगवान परशुराम हैं, जो भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने उनको महापुरुष बता करके उनकी जयंती के अवकाश को निरस्त किया। इससे बड़ा अपमान ब्राह्मण समाज का पूरी देश दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। और 4.5 सालों में 650 से ज्यादा ब्राह्मण लोग मारे गए, फर्जी एनकाउंटर हुए, लोग मारे गए, लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, फर्जी मुकदमों में जेल भेजे गए, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आपने ढेर सारे नामों का जिक्र किया, आपने विवेक तिवारी का जिक्र किया, आपने रायबरेली का जिक्र किया, आपने गोंडा का जिक्र किया, गोरखपुर में, मेरठ में, एटा में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, बस्ती में। तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का नेता था कबीर तिवारी, उसकी हत्या कर दी जाती है। उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से था। आप सोचिए कि जो भाजपा का स्वयं नेता था, उसकी हत्या होती है, उसको न्याय नहीं मिलता, और उसकी बहन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी का आप राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं? नहीं, हम फायदा नहीं उठा रहे हैं, हम केवल ब्राह्मण की पीड़ा में ब्राह्मण के साथ खड़े हैं। जो जुल्म और अत्याचार योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण कोई राजनीति का विषय नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। ब्राह्मण ये जानता है हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, और ब्राह्मण ये जान चुका है भगवान श्री और आज वो ये बात है। लेकिन बीएसपी तो इस पर अभी मेरा उनसे संपर्क, से ज्यादा ब्राह्मण मारे गए हैं जी, कहीं कोई कार्रवाई। अच्छा, आज आप बीएसपी की बात कर रहे हैं। बीएसपी का दावा है कि ये तो उनका वोट बैंक है और वो ब्राह्मणों के लिए लड़े हैं, आपने तो कुछ नहीं किया। ओके, पवन पांडे से मेरा संपर्क टूट गया। अमित पुरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, ये आरोप क्यों लग रहा है कि ये ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, बल्कि इस सरकार में ब्राह्मणों का दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनको डराया, परेशान, आतंकित और उनके प्रति ज्यादती हो रही है? अभी तो मैंने एक नमूने के तौर पे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि को सुना, ऐसी ही बातें लगभग गैर भाजपाई विपक्ष से आने वाली है। नमूना मत कहिए, वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश। नमूना माने एग्जाम्पल जी, नमूना मैंने किसी और संदर्भ में नहीं कहा। किसी ने विधानसभा में किसी को नमूना कहा था, तब से नमूना थोड़ा अपमानजनक शब्द माना गया। अच्छा ठीक है, अगर असंसदीय है तो आप इसे कार्रवाई से निकाल दें। करेक्ट, ठीक, मुझे उस पे शब्द पे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना। नहीं, ये आप ऐसा नमूना कह के मुझे ऐसा लगता है कि पवन पांडे को अपमानित करना चाहते हैं। नहीं नहीं, कतई कोई अपमान का विषय पवन नहीं। पांडे मिनिस्टर रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 बार ओथ ली है उन्होंने जी, मंत्री पद की। ठीक, आप उन्हें नमूना कह के अपमानित करना चाहते हैं? आप उस विषय पे ना आए, गंभीर विषय है। ना हूं, आपने उनको नमूना कह क्यों कहा? अब मैं आता हूं विषय पे, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता इशू को। उसकी ज़ुबान पे मेरी नाकामी के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन रब की निगाह में मैं कमतर नहीं हूं। ज़बान खलक ही लोकतंत्र में ज़बान खुदा होती है, और जितने नैरेटिव सेट किए गए कैमोफ्लाजिंग के आवरणीय कि इस सरकार के अंदर ब्राह्मणों के साथ ये हुआ वो हुआ, मुझे 1947 के बाद से उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कभी याद नहीं कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड में ब्राह्मण समाज के अधिकारी ही तैनात रहे हों, जिसे गोल्डन एरा बताया जाता था 2007 से 2012 तक। वो एक परिवार
के कुछ लोगों को महिला आयोग से लेकर के कुछ कमीशंस में अपॉइंटमेंट मिल गए होंगे, राज्यसभा के अंदर प्रतिनिधित्व मिल गया होगा। आपके मोबाइल पे फोन आ रहा है, उससे ऑडियो डिस्टर्ब हो रही, थोड़ा दूर रख सकते हैं फोन? बिल्कुल 100%, नो इशू, मैं हटा प्लीज गो हेड। तो मुझे नहीं लगता कि अब जहां तक ये जो प्रतीक पुरुष बनाए गए इनकाउंटर के, जिनके मुकदमे लड़ने के लिए श्रीमान खड़े हैं अपने सतीश मिश्रा जी, ये जो क्षेत्राधिकारी उस एनकाउंटर में मारा गया उसका नाम देवेंद्र मिश्रा था। श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष की जिसकी हत्या की थी संतोष शुक्ला थे। सिद्धेश्वर पांडे जो प्राचार्य थे उसी कॉलेज के, जहां ये मैं विकास दुबे की बात ही नहीं कर रहा हूं, खुशी दुबे की बात हो रही है। चर्चा कर रहा हूं भैया, मैं चर्चा कर रहा हूं। आपका नैरेटिव आपका हो सकता है, लेकिन मेरा भी। लल्लन वाजपेयी कौन थे, श्री किशन मिश्रा कौन थे, कौशल त्रिपाठी कौन थे, पहले आपने नमूना दिनेश फिर दुबे विकास कौन दुबे पे थे, लेके बैठ गए। जिनको प्रतीक पुरुष खुशी बना दुबे। करके समाजवादी पार्टी और सपा एक दूसरे से वन अपमैनशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं वोट बैंक की। यह सारी लड़ाई वो राजनीतिक रूप से लड़े क्योंकि उनके लिए वो वोट बैंक है। करेक्ट। हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश का सारा समाज, सर्व समाज एक है और उसके विकास और उसकी चिंतन की धारा में हम हैं। उन सारे मुद्दों पे चुनौती के साथ कहते हैं चुनाव का नैरेटिव सेट कीजिए, हम तैयार हैं। ये संदेश क्यों जा रहा है कि आपकी सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है? मुझे नहीं लगता कि इस संदेश में कोई दम है। यह केवल और केवल समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में और कुछ मात्रा में कांग्रेस अपने खोए हुए वोट बैंक की तलाश में है और सबके लिए यह वोट बैंक है। ओके, ऑलराइट। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और ये वो व्यक्ति हैं जो पहले दिन से, पिछले 2 वर्षों से ब्राह्मण समाज के मुद्दे को बड़ी मुखरता से उठा रहे हैं और बिकरू कांड के बाद आक्रामक मुद्रा में। बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद आचार्य जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ब्राह्मण समाज का जो उत्पीड़न की खबरें हैं, ब्राह्मण समाज के प्रति जो दमन की खबरें हैं, बीजेपी का कहना है कि ऐसा कोई नैरेटिव सेट नहीं है क्योंकि ब्राह्मण समाज उनके साथ है। लेकिन वर्तमान में जो माहौल है, ब्राह्मणों में नाराजगी जरूर है, लेकिन ये आरोप लगते हैं कि उनका राजनीतिक फायदा उठाने के मकसद से ये सब कार्यक्रम राजनीतिक किए जा रहे हैं। और ब्रजेश जी, पहले तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके शो में मैं आया हूं और आपको देख रहा हूं, आपको सुन रहा हूं। वरना सरकार के कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ब्रजेश मिश्रा जी अब उस तेवर में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन सत्य जीता और असत्य हारा। आप यहाँ हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप और शक्तिशाली रहें। अब आऊँगा मैं इशू पे। ब्रजेश जी, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ दुराचार हो रहा है, ब्राह्मण अपमानित है, ब्राह्मण तिरस्कृत है। कहाँ कहाँ कौन कौन हत्या हुई, कहाँ कहाँ किसके एनकाउंटर हुए, कौन कौन निर्दोष जेल में है, किसकी छाती पे गोलियां लगीं, ये सब पब्लिक डोमेन में है और मुझे इस पर ज़्यादा नहीं कहना है, ये जग जाहिर है। ब्राह्मण तिरस्कृत क्यों हैं, अपमानित क्यों हैं, किसके इशारे पे ब्राह्मणों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जग जाहिर है। मैं दूसरी बात पे आता हूँ। जब 1.5-2 साल पहले ये सब हुआ तो मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा, आप ही के चैनल पे डिबेट हुई, कई बार हुई और भी दूसरे चैनल ने इसको टेकअप किया। राजनीतिक पार्टियों के लिए ये विषय राजनीति का हो सकता है या वोट बैंक का हो सकता है, 2-4 MLA बढ़ाने घटाने का हो सकता है, मिनिस्टर बनने का हो सकता है। मेरे लिए ये विषय ब्राह्मण अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। मैंने आप याद करिए, आपके चैनल पे ये कहा था कि भाई मेरा साथ दो, ये प्रभात मिश्रा 17-18 साल का बच्चा है, ये पिस्टल छीन के भाग रहा था, गोली लग मार दी, ये एनकाउंटर नहीं है, ये फेक एनकाउंटर है और फेक एनकाउंटर मर्डर होता है। जब मैंने कहा कि ये अमर दुबे जिस तरह मारा गया, खुशी दुबे पे जिस तरह कार्रवाई हुई, ये गलत है, तो उस वक्त मैं चिल्लाता रहा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार के प्रवक्ता हैं, जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, वो मेरे को गाली देते रहे, टारगेट करते रहे, किसी ने साथ नहीं दिया। आज सतीश मिश्रा जी आए हैं, उनकी पार्टी की तरफ से आप ट्वीट निकाल के देखिए, बहन मायावती जी का उस समय का एक ट्वीट किया हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का भी निकालिएगा, एक ट्वीट किया हो खुलकर समर्थन में। और यहां तक ब्रजेश जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी मैं निशाने पे लिया, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं बड़ी साफ गोई से ये बात कर रहा हूं।
जी। हाँ, एक व्यक्ति आया जिसका नाम संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उसने मेरा समर्थन किया, और मेरा नहीं किया, उसने उस उत्पीड़न का, उसने ब्राह्मणों पे हो रहे अत्याचार के इस युद्ध में साथ देने का वादा किया, और उस उन व्यक्ति पे पर 14 भी मुकदमे दर्ज लगे। हुए। अब मुद्दा, अब ब्रजेश जी, और मैं थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब विषय यह है कि एक आदमी है जो कहता है कि साहब ब्राह्मण हमारा, दूसरा कहता हमारा, तीसरा कहता हमारा, चौथा कहता हमारा। ये ब्राह्मणों को हमारा हमारा क्यों कह रहे हैं? याद करिएगा 1.5 साल पहले डिबेट, जब मैंने ये कहा था कि आज कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन ये इशू बनेगा, तब आपने कहा था कि आपका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि ये चिनगारी है और ये अस्तित्व की लड़ाई बनेगी। आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां ब्राह्मणों के दरवाजे पे कटोरा लेके खड़ी हैं। अब मैं अगली भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज जो मेरी अंतरात्मा की आवाज है, मैं वो बोलता हूं कि ये ब्राह्मणों के जो अस्तित्व की लड़ाई है, ये MP MLA बनने की लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए, ब्राह्मणों को शक्ति चाहिए, ब्राह्मणों को सत्ता में भागीदारी चाहिए, और 31 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। अब ये बात कैसे संभव होगी? 22 में संभव हो, 24 में संभव हो, 27 में संभव हो, 37 में संभव हो, या पूरा जीवन निकल जाए। ऐसा क्यों लगता है कि ब्राह्मणों को उकसाकर, ब्राह्मणों को भड़काकर, बीजेपी के खिलाफ करके आप अपना राजनीतिक मकसद साधना चाहते हैं? नहीं, मेरा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है ब्रजेश जी। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि भाजपा से तुम दूर हो जाओ, मैं कहां कह रहा हूं। ब्राह्मण इतना अनाड़ी थोड़ी है, ब्राह्मण इतना बेहुदा थोड़ी है, ब्राह्मण इतना बेवकूफ थोड़ी है। ब्राह्मणों ने तो जब संकल्प लिया तो घनानंद का वंश नाश कर दिया था। ब्राह्मण जब संकल्प लेता, मंगल पांडे तो अंग्रेजी हुकूमत से टकरा जाता। ब्राह्मणों के इतिहास पर जाने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण जानता है। और मैं आज दावे के साथ ब्रजेश जी आपको चुनौती देता हूं कि भाजपा में जो ब्राह्मण है, समाजवादी में जो ब्राह्मण है, बसपा में जो ब्राह्मण है, कांग्रेस में जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों के घर जाना, मेरे विरोधी ब्राह्मणों के घर जाना और कहना आचार्य प्रमोद कृष्णम ये मांग कर रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, क्या इससे सहमत हैं? तो आपको पता चल जाएगा। भाजपा का ब्राह्मण भी कहेगा कि हाँ, हमारी पीड़ा की दवाई सिर्फ ये है कि हम सत्ता की कुर्सी तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता रहेगा। थैंक यू। धर्मवीर चौधरी जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। इनकी पार्टी के सेकंड इन कमांड सतीश चंद्र मिश्रा जी, राज्यसभा सांसद, ये इन दिनों ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पर। बीएसपी को ऐसा लगता है कि 2007 वाला फार्मूला काम कर सकता है, लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है धर्मवीर जी, जब ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा था, जब इनको मारा काटा जा रहा था, इनके साथ बलात्कार हो रहे थे, इनकी बहू बेटियों के साथ, जब इनकी छातियों पर गोलियां पड़ रही थी, जब एक गरीब घर की बेटी खुशी दुबे को साल भर से जेल में बेड़ कर रखा गया है, तब बीएसपी ने क्यों नहीं बोला? आज ऐसा आरोप लग रहा है कि आप वोट पाने के लिए ब्राह्मणों को उकसा रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, आप मुझे ये बताइए, और जितने भी वक्ता इस डिबेट में बैठे हैं, 70 वर्षों में ऐसी पार्टी बताइए जिसके सर्वाधिक विधायक जिन्होंने बनाने का काम किया हो 70 वर्षों में। ऐसी पार्टी बताइए जिन्होंने संपूर्ण भागीदारी ब्राह्मण समाज को इन उत्तर प्रदेश में 70 वर्ष दी हो। वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। हमारे 58 MLA के टिकट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ब्राह्मण समाज को दिए, और उसमें से 40 से ज़्यादा MLA जीत करके आए। 15 मंत्री बनाने का काम आदरणीय बहन जी ने ब्राह्मण समाज को किया, 15 MLC बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने हमारे यहाँ पर आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को नंबर 2 पर रखा, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, राष्ट्रीय महासचिव। और जो 2005 से 2007 तक ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, मैं पिछले 60 कांग्रेस के कुशासन की भी बात करूंगा, उस कुशासन के बाद में 2007 से 12 में ब्राह्मण समाज को जो भागीदारी सत्ता में मिली और जो मान सम्मान बहाल किया आदरणीय बहन जी ने, वो इस भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। आप जैसे टीवी चैनलों ने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया,
जो अब महापुरुषों पर का मुझे मिशन बताइए, मूवमेंट था, अभी आपको भाईचारा ऐसा क्यों लगता है बनाने कि ब्राह्मणों का, क्या आपको समतामूलक लगता है समाज ब्राह्मणों का बनाने का, उत्पीड़न हो रहा है? उस पर क्या ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है? हमने उस पर बारीकी से काम किया। अभी क्या हो रहा है? क्या ब्राह्मणों का उत्पीड़न है? और आज ब्राह्मणों की आंखों में धूल झोंक करके इन बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में मरवा दिए। आज एक ब्राह्मण का बेटा, जिसको कहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर का आदमी है, ए.के. शर्मा रिटायरमेंट के बाद में उत्तर प्रदेश लखनऊ में आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी 1 महीने तक उनको मिलने का समय नहीं देते हैं। ये हालत है ऐसे पढ़े लिखे और प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति के साथ में। ये खुशी दुबे, एक नाबालिग बेटी, आज जेल की सलाखों के पीछे उत्पीड़न झेल रही है। कितने कितने ऐसे लोगों के नाम मैं ब्रजेश मिश्रा जी बताऊं, आप स्वयं पीड़ित हैं। आप जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और ब्रजेश मिश्रा जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन पर भी अत्याचार हुए हैं। जब आप जैसा एक महान पत्रकार, एक ग्रास रूट से जुड़ा हुआ पत्रकार नहीं बच सकता इनके प्रकोप से, तो ये आम ब्राह्मण कैसे बचेगा? आज बदला लेने का समय आ गया है, और बहुजन समाज पार्टी जो कहती है, आदरणीय बहन जी जो कहती हैं, वही करती हैं। हम इन ब्राह्मण समाज के लोगों के सम्मान में, सर्व समाज के लोगों के सम्मान में आज बहन जी उतरी हुई हैं, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी उतरे हुए हैं इन आरएसएस और बीजेपी के लोगों में, और समाजवादी पार्टी के लोगों में, कांग्रेस के लोगों में खलबली मची हुई है। थैंक यू। पेट में दर्द हो रहा है। मैं राहुल त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। सतीश चंद्र मिश्रा खुशी दुबे का केस कैसे लड़ रहा है? धन्यवाद। कैसे सम्मान में घूम रहे हैं? मैं नेक्स्ट राउंड दूंगा, उसमें बाकी बातें कह लीजिएगा। क्यों सम्मान में उतरी है? बाकी बातें उसमें कह लीजिए, रुक जाइए प्लीज। ऑल राइट। राहुल त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के, और राहुल वो व्यक्ति हैं जो प्रथम दिन से खुशी दुबे और उनके परिवार का केस लड़ रहे हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। उनकी विपत्ति में राहुल इकलौता ऐसे व्यक्ति हैं जो 24 घंटे उनकी सेवा में हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल, खुशी दुबे, क्या आपको लगता है कि एक प्रतीक चेहरा बन गई हैं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण उत्पीड़न का, और क्या वाकई में उनके परिवार के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और यह क्या सिर्फ जातीय प्रतिशोध है या फिर कुछ और? नमस्कार ब्रजेश जी, सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा जय परशुराम। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, ये पूर्णतः जाती है, क्योंकि आज की परिस्थिति में चुनाव पास आने पर प्रत्येक दल के लोग मारीच बन करके ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित हो गए हैं। लेकिन 10 महीने से जो ब्राह्मण रूपी सीता बंद है, आज तक उसके लिए कोई बोलने नहीं आया। आज जब 1-2-4 महीना वोट का बचा है, चुनाव का बचा है, मैं पहले दिन से मुद्दा उठा रहा हूं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया है, आपने साथ दिया है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इनको ब्राह्मण पॉलिटिक्स याद आ रही है अब, जिनको ब्राह्मण वोट बैंक याद आ रहा है अब। दूसरी बात, मुद्दा बन गई है, प्रतीक बन गई है, और बनना भी चाहिए। जो 3 दिन पूर्व 29 जून 2020 को उसकी शादी हुई, और 2 जुलाई की रात की एक बिकरू कांड की घटना है। इन 3 दिवस में चौथी भी नहीं चलती है। इन 3 दिनों में उसने बिकरू की गलियां भी नहीं घूमी, और उसको गैंगस्टर बना दिया गया। उस पे विस्फोटक अधिनियम लादे गए हैं जो विकास दुबे पर है, सेम धाराएं। उस पर विस्फोटक अधिनियम 3/4 लगा दिया गया, जो बड़े बड़े आतंकवादियों पर लगाया जाता है, वो एक 17 वर्ष की लड़की पर लगा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया राहुल? क्या ये जाति? अब ये दिनेश कुमार पी जो तत्कालीन एसपी हैं, वो बता सकते हैं कि उन्होंने किस आधार पर बयान दिया था कि वो निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाएगा, और 8 घंटे 7 घंटे नहीं बीते कि दूसरे दिन वो इतनी बड़ी दोषी हो गई कि उसको उठा करके 17 धाराएं लगा दी गई जो गैंगस्टरों पे लगाई जाती हैं। क्या जाति विद्वेष? बड़े बड़े अपराधी जिन पे 50-50, 55 मुकदमे हैं, आज सरकार में है, मंत्री हैं, 80 दागी विधायक हैं। अगर मुकदमों के आधार पर आप ये निर्णय करेंगे कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है, तो न्यायालय किस लिए बैठा है? न्यायालय निर्णय करेगा कि आप करेंगे? आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न किया। प्रभात मिश्रा को गोली मार दी गई, अमर दुबे को गोली मार दी गई। क्या एसटीएफ के पास हथकड़ी नहीं उपलब्ध कराई सरकार ने कि हथकड़ी में बांध के लेके आए, अपराधी को लेके आते? वो हथकड़ी तोड़ देता है और गोली चला देता है, दरोगा की पिस्टल ले लेता है। उस दरोगा को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया जिसकी पिस्टल छीन जाती है? उस पर क्या कार्रवाई हुई? जिसकी पिस्टल छीन ली गई उस पर क्या कार्रवाई की सरकार ने?
और एक हथकड़ी नहीं उसको दी गई कि इतने बड़े क्रिमिनल को आप लेके आ रहे हैं, उसको आप हथकड़ी लगा के लेके आइए। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में? आपने एक अभी बताया इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा क्रेशर व्यापारी, एसपी मणिलाल पाटीदार आज तक नहीं पकड़ा गया। आज तक नहीं पकड़े गए। उनका घर गिरा, उनका एनकाउंटर हुआ, और लिस्ट है मेरे पास 55 इसमें ऐसे नाम हैं जिन पे महान विभूतियां हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, जिन पे किसी पे 50-55 मुकदमे से कम नहीं है। ओके, वो सब जाति विशेष के लोग हैं, मगर वो अपराधी नहीं है। किसी का घर नहीं गिराया गया, किसी भी गोली नहीं मारी गई, किसी एनकाउंटर नहीं किया गया, सब बेल पर हैं। लेकिन और एक चीज और महत्वपूर्ण विषय आपको बताना चाहता हूं, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार में एक समाचार छपा था कि वो उसका भी नाम राहुल तिवारी था, जिसने विकास दुबे पर एफआईआर दर्ज कराई थी सर्वप्रथम दिन। उसका बयान आता है कि एफआईआर फर्जी थी, तत्कालीन एसओ विनय तिवारी द्वारा उसकी तहरीर लिखी गई, मुझसे साइन करा लिए गए कि इसमें अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। यह सब विनय तिवारी ने इसमें षड्यंत्र रचा। तो यदि एफआईआर फर्जी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है वर्तमान सरकार में? 1000% उत्पीड़न हो रहा है, और ब्राह्मण इस समय पूरी की बात से आप असहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल हूं। ऑल राइट, बीरेन जी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई बीरेन जी, अचानक से ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकर्षण का केंद्र हो गया। मुझे याद है कि आचार्य जी को बहुत गालियाँ वालियाँ पड़ती थी, बेचारे बड़ा भला बुरा कहे जाते थे इनको। लोग कहते थे जब ये ब्राह्मणों का मुद्दा उठाते थे, इनको जातिवादी संत कहा जाता था, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। लेकिन आज आप देखिए कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र बिंदु हो गया है कि हर पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। क्या ब्राह्मण वाकई में बीजेपी से नाराज है? देखिए, अगर ब्राह्मणों के मामले में मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो सतीश चंद्र मिश्रा का ये जो ब्राह्मण सम्मेलन है 2007 की याद दिलाता है। ये एक उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कह लीजिए। एक ऐसा ऐलान है जिसने सभी को परेशान करके रख दिया है दलों को। ब्राह्मण बहुत बड़ी संख्या में मायावती से अलग होकर बीजेपी में आ गया था, और वो लगातार बीजेपी के साथ बना हुआ है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में रहा, 2017 के विधानसभा चुनाव में रहा। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव है, ये बड़ा खतरनाक चुनाव बन गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि ब्राह्मण अगर अलग होगा उनसे, क्योंकि 80% ब्राह्मण ये माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ है, अगर उसमें बड़ा डेंट आया कोई, तो आप ये मान लीजिए कि बहुत बड़े नुकसान में बीजेपी चली जाएगी। अब सतीश चंद्र मिश्रा की जो मेहनत है, उनका जो सम्मेलन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कोई बड़ा गुल खिलाएगा, इसमें कतई किसी को शंका नहीं, सुबह नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि ब्राह्मण के अंदर भी कई सारी जातियां हैं, उपजातियां हैं जी, और ये त्यागी और भूमिहार भी हैं। हाँ, और ये जो केंद्र सरकार की 2000 वाली स्कीम है, उससे ब्राह्मण काफ़ी खुश है। तो वो 2000 रुपया काफ़ी सारे लोगों को मिल रहा है जी 4 महीने में। लेकिन वोट एक साथ ब्राह्मण देगा किसी एक दल को, ये कभी हुआ नहीं। कभी कुछ बसपा को भी साथ रहा, कुछ सपा देता है, कुछ और ज़्यादातर भाजपा देता है। कांग्रेस का तो वैसे भी खात्मा हो चुका है, ब्राह्मण बहुत दूर जा चुका है, कांग्रेस के पास ज़्यादा विधायक नहीं जीतते। कांग्रेस का रिवाइवल तभी है जब प्रियंका गांधी लगातार कोशिश करें तो ब्राह्मण हो सकता है उनकी ओर मुड़े, कुछ चमत्कार हो सकता है, उसमें अभी समय है। क्यों प्रमोद तिवारी, ललितेश और आचार्य प्रमोद कृष्णम 3 बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, इनको आगे क्यों नहीं किया जा रहा है? आचार्य जी को ही कर दिया जाए। जब तक कांग्रेस कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ब्राह्मण नहीं घोषित करती, तब तक ब्राह्मण कांग्रेस को वोट देगा नहीं, ये मुश्किल है। अब उसमें पार्टी के बड़े नेता वो अपनी कोशिश करते रहें, लेकिन सीटें बताती हैं कि ब्राह्मण उनकी ओर नहीं आ रहा है। जब राहुल गांधी चुनाव हार गए अमेठी में, विधानसभा में इनके पास गिनती के लोग हैं, तो ये बात कहना पड़ता है। दूसरी बात, चर्चा इस बात की भी होती है मार्केट में, समाज में, कि भाई अखिलेश यादव को भी कुछ ब्राह्मण नेताओं को और आगे करना चाहिए। पवन पांडे हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, संतोष पांडे हैं, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे। लोहिया जैसा नेता नहीं है आज समाजवादी पार्टी के पास, जनेश्वर मिश्रा जैसा नेता जो ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचे।
दीपक मिश्रा समाजवादी चिंतक, ब्राह्मणों को काफ़ी वो भी लिखते थे सपा में, लेकिन वो शिवपाल के साथ चले गए। कई सारे बड़े बड़े नाम हैं, उनको फिर से ढूंढ के लाना पड़ेगा और एक बड़ी मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। परशुराम चेतना परिषद रही तमाम, मनोज पांडे हैं। अब इसमें ये इशू छिड़ा है तो इसको आर पार ले जाना पड़ेगा किसी न किसी को। ये आम आदमी पार्टी ने ब्राह्मणों का मुद्दा सबसे पहले उठाया। संजय सिंह ने 14 मुकदमे झेले, इनको कुछ मिलेगा ब्राह्मण समाज से या ये सिर्फ जगा के निकल गए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को कुछ मिले ना मिले, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बात उठाने वाले संजय सिंह सर्वप्रथम थे। खुशी दुबे का मामला संजय सिंह ने सबसे पहले उठाया और आज उसी वजह से यूपी की सियासत में ब्राह्मण पर आज ये चर्चा हो रही है। हाँ, आचार्य जी ने भी उस ये मुद्दे पे आम काफी लड़ाई आदमी लड़ी। पार्टी के सांसद संजय सिंह की देन है और वो तो ठाकुर समाज से हैं। पता नहीं पंडित उनके कहने पे वोट देगा कि नहीं देगा, लेकिन उन्होंने पंडितों के लिए जी जान लड़ाया। अब 14-15 मुकदमा झेल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ने आएगी तब इसका आकलन होगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि ब्राह्मण, मैंने पहले भी कहा, कहीं एक बूस्ट वोट देता नहीं है। देखिए, एक तो ये कहा जाता है कि इनकी बिरादरी में है कि कोई कान कुब्ज है, कोई सरयू पारी है, कोई सनाढ़ है, तो ये तो एक दूसरे के यहाँ लड़कियां तक नहीं ब्याहते, शादी ब्याह नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। एक मत के ये कैसे हो जाएंगे, एक जगह बहुत सही वोट बात दे कही देंगे। वीरेंद्र जी आपने। तो ये बातें तो लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है। तो ये कुल मिलाकर ये है कि संजय सिंह का जो आह्वान था, उनका उठाया हुआ मुद्दा या तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भुना सकती है बीजेपी के मुकाबले में, और या तो आज सतीश चंद्र मिश्रा। बीजेपी से क्यों नाराज हैं ब्राह्मण? अब बीजेपी से नाराज हैं, आप देख रहे हैं कितना। खुशी दुबे इस समय उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रही हैं, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएंगे। मुझे लगता है अगर उसकी एज पूरी होती, नाबालिग नहीं होती, तो जेल से पर्चा भर दे तो जीत जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा बनेगा। बीजेपी की सरकार में कई सारे पंडित लोग मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि उनकी ज़्यादा चलती नहीं है। ये भी कह लीजिए कि बहुमत की सरकारों में मंत्रियों की ज़्यादा हैसियत भी नहीं होती। वहाँ पर या तो मुख्यमंत्री की चलती है या पार्टी हाईकमान की। अगर ये अल्पसंख्यक सरकार होती, लवलूली कमज़ोर सरकार होती, लंगड़ी सरकार होती, तो ब्राह्मणों की पूछ ज़्यादा होती। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने परिवर्तन हमेशा लाया है और वो लाएंगे। अब बीजेपी इसको कैसे रोकेगी वो देख ले, क्योंकि खतरा तो उसी को है सबसे ज़्यादा। जी वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव ब्राह्मणों की सियासत पर केंद्रित होता जा रहा है और सतीश चंद्र मिश्रा इस महफिल को लूटने में लगे हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद से जीती है और समाज में उसका अपना एक प्रभाव है और सम्मान और स्वाभिमान सबको चाहिए। और उसकी खातिर भी भाई कहा गया कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, तमाम नारे आए। अब बीजेपी ने कोई नारा नहीं दिया, उसने कहा सबका साथ सबका विकास। विकास साथ तो लिया, विकास कितना किया, ये लोग कितने संतुष्ट हैं ये जाने। देखिए, ब्राह्मण तभी संतुष्ट होगा जब उसका कोई मुख्यमंत्री बने, उससे नीचे वो मानने वाला नहीं है। और बाकी वोट कहाँ देगा टूटा फूटा, ये लोग जाने अपना अपना। जी, बहरहाल हम तो ये कहेंगे कि अदम गोडवी साहब ने लिखा है कि चांद है जेरे कदम, सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार मौना हो गया। और ब्राह्मणों के लिए कहा गया है कि दुआ किसी को दिलाती है तख्त ताज, मगर किसी की आह भी हुकूमत छीन लेती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पवन पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, फार्मर मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पवन जी, आप डिबेट में उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए थे जब आपको अमित पुरी नमूना कह रहे थे। मैं आपको कोई उकसाना नहीं चाहता, केवल बताना चाहता हूं कि आपको
जब आप नहीं कनेक्ट थे तो आपको नमूना कहा गया। दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मणों को देने के लिए क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का चरित्र है। मैं इनसे ज्यादा कड़ा जवाब इनको दे सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं, और अगर दोबारा इस तरह की गलती करेंगे तो इस तरह का इससे कड़ा जवाब मैं इनको दे सकता हूं। ये स्वयं एक नमूने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। मैं आपकी डिबेट को इतनी देर से सुन रहा हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, अगर इनकी हैसियत हो, ये कुछ बोलने की हैसियत में हो, तो बता दें कि आज खुशी दुबे किस अपराध में जेल काट रही हैं, ये बता दें। इनके मुख्यमंत्री बता दें। भगवान परशुराम महापुरुष है कि भगवान है, ये बता दें। भाजपा के प्रवक्ता यही बता दें कि ब्रजेश मिश्रा जी के घर पर छापा क्यों पड़ा, भारत समाचार में छापा क्यों पड़ा, कितना नंबर 2 का पैसा भारत समाचार के ऑफिस से मिला, कितना नंबर 2 का पैसा जो है ब्रजेश मिश्रा जी के घर से मिला, ये बता दें अमित पुरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो मैं पवन जी हो जाएगा तो मैं अवसर मैं पूरा उत्तर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। उनके परिवारों को क्या न्याय मिला ये बता दें, क्या न्याय मिला ये बता दें। कबीर तिवारी के परिवार को क्या न्याय मिला ये बता दें। लखीमपुर में पूर्व विधायक मारे गए, उसको क्या न्याय मिला ये बता दें। गोरखपुर में क्या घटनाएं घटी, देवरिया में घटी, उसका जवाब दे दें। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता मोनू दुबे, जिसकी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव जीती है, अगर उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया अध्यक्ष के चुनाव में, तो उसके घर की सड़क तोड़ दी गई, उसके घर के रास्ते को बुलडोजर लगा के खराब किया गया। पीडी तिवारी का उत्पीड़न किया जा रहा है, डीएमओ कप्तान फोन करके परेशान कर रहे हैं। माता प्रसाद पांडे के साथ जो हुआ, चाहते हैं ब्राह्मणों को सताना चाहते हैं, ब्राह्मणों। माता प्रसाद पांडे, आप बताइए, वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, 70-75 साल जिसकी उम्र हो, और आपके भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के बेसिक, वो उनका पर्चा छिनवा रहे थे नामांकन का। ये स्तर है भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनी उसी दिन इनका चरित्र दिख गया था। 78 साल के बुजुर्ग हरशंकर तिवारी के घर पे छापा मरवाया, क्या मिल गया इनको? अगर वो अपराध कुछ मिला तो इन्हें बताना चाहिए था, कुछ नहीं मिला। नमूना शब्द पर आपत्ति हुई, आप कनेक्ट नहीं थे, लेकिन आप पता करिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, मैंने आपत्ति की थी और इनको रोका था, मैंने इनको रोका था। मुझे इस बात, भाई अगर ये बंदर छाप पत्रकार, मैं इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। ये मुझे अगर नमूना कहे हैं तो मैं बता रहा हूं, मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो ऐसे बंदर छाप पत्रकारों के जवाब मैं नहीं देना चाहता, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जब डिप्टी सीएम मंत्री तक की नहीं सुनी जाती, तो इनके जैसे प्रवक्ता की कोई हैसियत नहीं है। ये काट के उल्लू हैं, बैठा दिए गए बोलने के लिए। ओके, थैंक यू, जस्ट वेट, नो, प्लीज, आप भी संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, प्लीज। ऑलराइट, एक मिनट, एक बात और, एक मिनट, सिर्फ एक बात और कह दूं। और जो ये बहुजन समाज पार्टी के लोग बता रहे हैं, हाँ, एक मिनट, आप बता दीजिए कि इन 4.5 सालों में जितने ब्राह्मणों के साथ जुल्म अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई, लोग मारे गए, किसके दरवाजे पे एससी मिश्रा जी गए हैं, किसके दरवाजे पे मायावती जी गई हैं? अब इन सम्मेलनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके दरवाजे पे अगर कोई गया है तो समाजवादी पार्टी के नेता गए हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू अमित पुरी, गो अहेड प्लीज। जी, थैंक यू पवन जी, मैंने आपको सुना, पवन जी थैंक यू। आप सिर्फ अमित पुरी बोलेंगे और आप सब लोग सुनिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए, क्योंकि मैं डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहता, इसलिए मुद्दों पे आता हूं। यस, गो अहेड प्लीज। आपने तमाम सवाल खड़े किए, जरा कन्नौज के नीरज की याद है आपको, जिसका गुनाह ये था कि वो अखिलेश जी से गेस्ट हाउस में मिलके कुछ सवाल कर दिया था और अगले दिन उसकी सरकटी लाश बरामद हुई थी। जवाब नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा था कि नीरज का दोष क्या है। तब ब्राह्मण और ब्राह्मण का सम्मान और नीरज की आत्मा पूछ रही है, उसका परिवार पूछ रहा है कि कहां गया था समाजवादी पार्टी का वो संस्कार। परशुराम जी के बारे में आपने टिप्पणी की, मुख्यमंत्री ने महापुरुष कहा, और तमाम छुट्टियां जो राजनीतिक कारणों से दी गई थी
क्षेत्रीय दलों के राज में उन छुट्टियों को निरस्त करके एक काम की संस्कृति को बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। आपकी लड़ाई समझ में आती है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आपको सतीश मिश्रा खटकते। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपको लगता है कि आर्म्स एक्ट के अंदर एक्सप्लोसिव एक्ट में खुशी दुबे के खिलाफ गलत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तो कोर्टों ने 1.5 साल में क्या निर्णय दिया, जरा हमको बता दीजिए। वो भगवान न्यायालय तय करेगा, न्यायालय तय करेगा। एफआईआर कायम होती है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, निर्णय कायम नहीं होता। परशुराम जी भगवान है, महापुरुष है। मैं आपके बीच में 1 मिनट नहीं बोला। पवन जी प्लीज। मैं जानता था कि उठती हुई रग पे हाथ रखने पर आपकी हैसियत नहीं है कि आप अखिलेश से पूछ सको कि नीरज का दोष क्या था। ऐसे ना बोलिए। हैसियत की बात कर रहे हैं आप। हैसियत नहीं है कि कोई पूछ सके कि नीरज का सिर कैसे काटा गया और उसकी लाश छत विछत करके किस तरह से सौंपी गई। उत्तर प्रदेश जानना चाहता है समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जम गया था। ओके, चिल्ली चिल्ला करने से उत्तर प्रदेश के अंदर वोट बैंक जनरेट नहीं होता। ओके, लोगों को मालूम है कि चीजें कहां खड़ी है। अरे टीआरपी के लिए बहस मत कीजिए, है मत तो कहिए कि नीरज के मर्डर को मैं कंडेम करता हूं। आज कह दीजिए, 10 साल बाद कहिए कि नीरज की हत्या गलत थी। 2 शब्द बोल दीजिए। अरे 2 शब्द बोल दीजिए पवन जी, इंसानियत के नाते पे बोलिएगा, ब्राह्मण के नाते नहीं, इंसानियत के नाते पे बोलिएगा कि नीरज के साथ क्या हुआ था। पूछ रहा हूं ना, आप झूठ बोल रहे हैं। इधर उधर की बातें ना, थैंक यू। झूठ नहीं है। आचार्य प्रमोद, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तुम कहो बात आसमानी और हम कहे तो खुदाई नाफरमानी। ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को लिया जाए। थैंक यू मंत्री जी, शुक्रिया। पवन जी प्लीज, डिबेट को हम सिस्टमैटिक लेके चलेंगे, एक लॉजिकल एंड तक ले चलेंगे। प्लीज कोऑपरेट करें आप लोग। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, बीजेपी का ये कहना है कि ब्राह्मण समाज तो उनका हमेशा उनके साथ रहा है और ये समाज कतई नाराज नहीं है। आप लोगों का राजनीतिक मकसद है उनको भटकाने, भड़काने और उकसाने में। देखिए ब्रजेश जी, एक तो आपकी बड़ी सारगर्भित डिबेट होती है और आज भी उसका संदेश जाएगा और ऐतिहासिक डिबेट है ये आज की, और इसको रिकॉर्ड पे रखा जाएगा। और मैंने जो बातें कही हैं वो भी है जो बाकी लोग कह रहे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, समाजवादी पार्टी का भी, बसपा का भी, भाजपा का भी, और सभी का आभार व्यक्त कर रहा हूं जो ब्राह्मणों के उत्पीड़न से पीड़ित हैं। जहाँ तक सवाल है भगवान परशुराम हैं या महापुरुष परशुराम हैं, ये भाजपा के प्रमाण पत्र से बाहर की चीज़ें हैं। भगवान परशुराम हैं, परशुराम भगवान हैं, ये हमारी आस्था का विषय है। ये बीजेपी के कहने से ना वो महापुरुष हो जाएंगे ना वो भगवान ना रहेंगे, ऐसा ये विषय नहीं है। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ ब्रजेश जी, सारी पार्टियों का आभार व्यक्त करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी मायावती जी को जब 3-4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो ब्राह्मणों का बड़ा भारी रोल था उसमें, और जब वो पहली बार गेस्ट हाउस कांड के बाद मुख्यमंत्री बनी तो उसमें नरसिम्हा राव और मोतीलाल वोरा जी दोनों ही ब्राह्मण हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सब लोगों ने मिलकर उनका साथ दिया था। ब्राह्मणों ने मायावती जी का कई बार साथ दिया। एक बार मायावती जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री की घोषणा कर दें। समाजवादी पार्टी का भी कई बार ऐसा मौका मिला, मैं बड़े आदर के साथ कह रहा हूँ, एक बार कह दें कि हाँ भाई हमारा मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा। भाजपा के अमित पुरी जी कह दें कि साहब राम प्रकाश गुप्ता बने, राजनाथ सिंह जी बने, कल्याण सिंह बने, योगी आदित्यनाथ जी बने, एक बार कह दें कि भाई हमारा मुख्यमंत्री इस बार ब्राह्मण होगा। मैं तो अपनी कांग्रेस पार्टी से भी मैंने निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसी ब्राह्मण को घोषित करो, और जिस आम आदमी पार्टी से मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्या ये बात तो स्पष्ट हो गई है। एक सेकंड रुकिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि ब्राह्मण नाराज है आचार्य जी, लेकिन जाएगा कहाँ वो? अब ब्रजेश जी मैं आपसे बस अब थोड़ा सा 10 सेकंड और दे दें, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। मैं सब पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मणों की पीड़ा, ब्राह्मणों के इस तिरस्कार से, अपमान से और अत्याचार से पीड़ित हैं तो कम से कम एक बार घोषणा करके देखें, पता चल जाएगा किसको ब्राह्मण से प्यार है, किसको ब्राह्मण की अस्मिता और अस्तित्व से प्यार है। दूसरा सवाल है राजनीति का कि ब्राह्मणों का वोट चाहिए, सम्मेलन होंगे, दर डंग शंखनाद होगा, सभाएं सजेंगी। मैं आज आपके चैनल पे ये घोषणा कर रहा हूं, जो पार्टी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री
के पद की घोषणा करेगी, मैं उसका समर्थन करूंगा, मैं उसका साथ दूंगा। ओके, धर्मवीर चौधरी जी राजनीतिक कुछ कहना सीमाओं चाहते से हैं, हट के साथ वो दूंगा। काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। यस धर्मवीर जी, बिल्कुल go ahead, धर्मवीर please। चौधरी जी कहें। बोलिए। तीसरा 5 सेकंड, 5 धर्मवीर जी 5 सेकंड। ओके, बोले आचार्य ब्राह्मण जी। एक जागृति है, ब्राह्मण एक शक्ति है, ब्राह्मण एक चिंगारी है। ब्राह्मण मृत शरीर नहीं है कि उस शरीर को नोचने के लिए राजनीतिक गिद्ध चारों तरफ से लगे हुए हैं। मैं बड़ी कड़वी बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। ब्राह्मण अब उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति बदलेगा। आज की इस बहस को रिकॉर्ड पर रखिएगा और आज देख लेना, आज से 5 साल बाद इस देश का प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण होगा। ओके राहुल, आप बताइए मुझे कि क्या ब्राह्मण वाकई में एक ताकतवर वोट बैंक बना है, और जो भी उत्पीड़न की घटनाओं के बाद इनमें कोई एकजुटता आई है, या फिर ये वही करेंगे जो करते आए हैं? विजय जी, 2014 में हिंदुत्व के नाम पर ब्राह्मण भाजपा के साथ आया। तब तक ब्राह्मण भाजपा के साथ नहीं था, तो ना ये केंद्र में थे, ना उत्तर प्रदेश में थे, ना राज्यों में थे। 2014 में हिंदुत्व के नाम पर आया, और हिंदुत्व का प्राण होता है ब्राह्मण, हिंदुत्व का मुख होता है ब्राह्मण। और आज हमें खेद से कहना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का बखान करती है, उसी के माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर स्वयं को पिछड़ा वर्ग का, पिछड़ी जाति का बताते हैं। हिंदुत्व के नाम पर आप आए हैं, और आप कहें मैं पिछड़ा हूं, मैं कहूं मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं दोषी हूं, मैं अपराधी हूं। आप पिछड़ा हैं, आप दलित हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। मुझे बताओ कि विधानसभा अध्यक्ष ब्राह्मण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण, अभी मैं बसपा चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण, बसपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। 58 ब्राह्मण विधायक, मंत्री, इससे कहीं कुछ नहीं होता। ब्राह्मण के लिए पॉलिसी क्या बनाई आपने ब्राह्मण के लिए योजनाएं क्या बनाई? आप 100 विधायक कर दीजिए ब्राह्मण, 200 विधायक ब्राह्मण कर दीजिए, लेकिन पॉलिसी अगर ब्राह्मण के लिए है, सवर्ण के लिए पॉलिसी नहीं है, तो 500 ब्राह्मण अभी क्या ब्राह्मणों को जानबूझकर चिन्हित करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसा है? आप चिन्हित नहीं करके किया जा रहा होता तो आप ये बताइए, मैं नाम ले रहा हूं इस चैनल पर आपके, ब्रजेश सिंह, विनय सिंह, तमाम बड़े बड़े नाम हैं, एमएलसी हैं, 55 मुकदमे हैं। क्या ये संत महात्मा पुरुष हैं? क्या इनके घर नहीं गिर सकते? आप पे भी ब्रजेश जी कार्रवाई इसलिए हुई है कि आप ब्राह्मण हैं, और आपने कोरोना की आवाज को में जो सरकार की अराजकता हुई है, ऑक्सीजन की जो कमी हुई, आपने सच्चाई को उठाया है। ब्राह्मण कभी राहुल जी, मैं जनता का पत्रकार कहना ज्यादा पसंद करता हूं। नहीं, आप जनता के पत्रकार हैं, लेकिन जो सरकार है वो जनता की सरकार नहीं है। सरकार जनता की सरकार नहीं है। जातियों के दायरे में नहीं बंधा हूं। बिल्कुल, मैं अपने उत्तर प्रदेश के मगर 40 करोड़ सरकार जनता की सरकार नहीं है। और प्रथम बात, 2017 धर्मवीर भारती जुड़ चुके हैं, मेरा कनेक्शन हो चुका है, उनसे जुड़ चुका है। राहुल, थैंक यू, प्लीज राहुल। यस धर्मवीर जी, प्लीज गो अहेड। आज कनेक्टिविटी कुछ पुअर है, आप जुड़ चुके हैं। यस गो अहेड, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। ब्रजेश जी, 2012 के बाद से जो अपमान, उत्पीड़न ब्राह्मण समाज ने सहा है, वो बाबा साहब के वोट की मिली हुई ताकत से 2022 में ये ब्राह्मण समाज के लोग, आप देखिएगा 13% ब्राह्मण समाज और 23% दलित समाज जी, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ आएंगे, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगी, और पूरा सम्मान, संपूर्ण सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं बहुत आभारी हूं। आज थोड़ा कनेक्टिविटी की भी प्रॉब्लम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बस 5 महीने का वक्त बाकी है। जाहिर सी बात है कि जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में सिर चढ़कर बोलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।